मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक विज्ञान विविध चैनल। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है विज्ञान का। 19वां लेसन है, बीच में एक दो लेसन और है, वो भी हम करने वाले हैं, इसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। सबसे पहले जैव विविधता से अभिप्राय जानते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता से आशय होता है कि विभिन्न प्रकार की जातियों, जो कि एक निश्चित एरिया के अंदर हम बात करें, सपोज कीजिए ये कैंपस है, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर बहुत से प्रकार के वायरस मिलेंगे, जीवाणु मिलेंगे, मक्खियां, कीट वर्ग, चींटियां मिलेंगी, मच्छर मिलेंगे, और जो वृहद एनिमल की बात करें या एनिमल किंगडम की बात करें तो मेरे जैसा प्राणी भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गए? जैव विविधता हो गई। ठीक है, जंतुओं से संबंधित हो गई। अब सपोज कीजिए कि अपना पूरा कॉलेज का कैंपस है, इस कैंपस की बात करें तो इस कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ भी मिलेंगे, आपको विभिन्न जातियों के पेड़ मिलेंगे, विभिन्न जातियों के पक्षी मिलेंगे, विभिन्न जातियों के जो कीट वर्ग है या फिर जो जीवाणु है, वायरस है, इस प्रकार की बहुत सारी कैटेगरी मिलेंगी, कई श्रेणियां मिलेंगी। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर ये जो जैव विविधता है इसको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। यानी अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हो सकता है इसकी ऐसी कमी आ जाए जैव विविधता से, जिससे कि ये जो चारों तरफ अपना पारिस्थितिकी स्थिति है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कुछ असंतुलन की स्थिति आ जाएगी, जिससे पूरा पर्यावरण, पूरे जो घटक है, चाहे जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, इस वातावरण में सारे क्या हो जाएंगे? प्रभावित होकर के एक दूसरे से जो कड़ी जुड़ी हुई थी वो कड़ी हट जाएगी और एक दूसरे से प्रभावित होकर के इस पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति को बना करके इस जैव विविधता में कमी को इंगित करेंगे, जिस आधार पर सृष्टि पर जो जीव की उत्पत्ति या जैव विकास में हमने देखा था कि कैसे जीवों का विकास हुआ था। अब वो जैव विकास से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, या जैव विकास की स्थिति जो हमने देखी थी कि धीरे धीरे आकर के आज ये विभिन्न जातियों में हमें इंगित करती है या हमें बताती है, धीरे धीरे ये जातियां क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इन जैव विविधताओं का बना रहना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम बात करें जैव विविधता से संबंधित तो जैव विविधता का सही मायने में जो अर्थ होता है वो अर्थ ये होता है कि जीवों की जैव विविधता, जीवों की विभिन्नता, विषमता, जीवों की विभिन्नता यानी जीवों की अलग अलग कैटेगरी है या अलग अलग प्रकार है। जैसे अभी मैंने बताया पादप भी इसमें आ रहे हैं, जंतु भी आ रहे हैं, जंतुओं में काफी वर्ग आ रहे हैं, जो ये पादप है, वनस्पति है, इनके भी काफी वर्ग आते हैं। तो इन सबको मिलाकर के ये जो पारिस्थितिकी जटिलता है वो बनना किसी एक निश्चित क्षेत्र में, यानी जीवों की जो विभिन्नताएं हैं उनमें जो विषमताएं हैं उस आधार पर क्या हो जाएगा? ये पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करेंगे, यानी जीवों की विभिन्न जातियां उनमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती है। सपोज कीजिए एक क्षेत्र विशेष की बात करें जिसके अंदर हम जंतुओं को शामिल करें तो जंतुओं में क्या है? एक विशेष जाति के जो सदस्य होंगे वो एक विशेष जाति के सदस्य की बात हो रही है। सपोज कीजिए चिड़िया की बात करें तो गोरैया या चिड़िया ली तो उसी जाति के सदस्यों की बात होगी, या दो भिन्न जातियों को ले लिया तो दो भिन्न जातियों के सदस्यों की बात होगी, तीन जातियां लिए तो तीन जातियों के भिन्न सदस्यों की बात होगी। कहने का मतलब एक जाति दूसरे जाति से कुछ ना कुछ लक्षणों को लेकर के विषमता रखती है, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं
कि इनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करना है। ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाएगा? जीवों में जैव विविधता कहलाएगी, यानी जीवों में उपस्थित विभिन्नताएं, विषमताएं एवं पारिस्थितिकी तंत्र में उनका योगदान। ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है जैव विविधता। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी हुई है टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दी हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देख लिया कि विषमताएं पाई जा रही है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें भी क्या है, एक जटिलता की स्थिति पाई जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का योगदान है, लेकिन इस पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर रहे हैं? जटिलता प्रदान करता है। ये जटिलता ही क्या है? जीवों में विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा किस प्रकार से उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक आपस में एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति हमें क्या बताती है? जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र बताती है। अब हम लेते हैं जैव विविधता के स्तर। आप लोग देख रहे होंगे, इधर मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये बाद में जब आगे आएगा तो मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जातियों को इसमें शामिल करके भारत की विश्व जो मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, उसके अकॉर्डिंग विश्व की विभिन्न प्रजातियों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे जैव विविधता के स्तर। किस प्रकार से हम जैव विविधता को देखते हैं? स्तर का मतलब कि उसका लेवल के स्तर किस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता अभी मैंने बताया था आप लोगों को, प्रजाति विविधता से अभिप्राय किसी जाति विशेष से, जैसे मक्खी की जाति ले ली एक निश्चित एरिया में, या इस क्षेत्र के अंदर मैंने चींटियों की प्रजाति की बात की, तो सिर्फ चींटी की एक ही प्रजाति, या तो मोटी वाली चींटी ले, या काली वाली छोटी चींटी ले, या रेड वाली छोटी चींटी ले। कहने का मतलब एक ही जाति के जो निश्चित क्षेत्र है उसमें एक जाति के सदस्यों की संख्या को हम क्या कहेंगे? उसकी प्रजाति कहेंगे। अब वो प्रजाति है, इसमें जैसे सपोज कीजिए चींटी की बात करें, तो चींटी में हम काली चींटी की बात करें तो वो भी छोटे आकार की भी होंगी, बड़े आकार की भी होंगी। कहने का मतलब जाति में भी डिफरेंस आ गया। तो ये जो जाति में फिर आगे विविधता आ रही है, वो विविधता क्या बताएगी कि एक जाति दूसरी जाति से कुछ लक्षणों में भिन्न है, जिससे उनके अंदर ये आपस में जो जन्म की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया? एक जाति दूसरी जाति से भिन्नता लेकर के एक नई किस्म को बना देती है। तो ऐसी स्थिति में प्रजाति से अभिप्राय क्या हुआ कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के वे सदस्य, उन सदस्यों की संख्या को हम लेंगे जिनमें आपस में एक दूसरे से जन्म की क्रिया, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को बनाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए ये जातियां उपस्थित रहती है। तो एक विशेष क्षेत्र के अंदर हमने ले लिया, भले ही हम किसी पादप की बात करें, भले ही हम किसी जंतु की बात करें, तो एक ही जो प्रजाति होगी उसके सदस्यों की जनसंख्या के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। 1 ग्राम मिट्टी के अंदर, सुनिएगा, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 10 करोड़ जीवाणु और 50,000 तक। 1 ग्राम मिट्टी, इसके अंदर कितनी बड़ी संख्या में फफूंद पाए जा रहे हैं। फफूंद का मतलब क्या है? कवक। कवक की एक भिन्न वर्ग है जिसको हम फफूंदे कहते हैं। 50,000 फफूंदे और 10 करोड़ क्या है? जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, जीवाणु और फफूंद, जीवाणु और फंगस। ठीक है, इसकी तो 10 करोड़ संख्या और इसकी 50,000 संख्या मौजूद हो सकती है। अब आप देखिए कितनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रजाति से संबंधित एक जाति के हिसाब से देखें तो उसकी संख्या को हम कितनी संख्या में देख सकते हैं 1 ग्राम मिट्टी में। इसका मतलब बहुत सारी जो मिट्टी भूतल है
या भूजल वाली स्थिति है वहां पर कितनी वेराइटी होगी। दूसरा है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने इसमें बताया था जन्म क्रिया, आनुवांशिक विविधता, एक ही जाति के सदस्यों में जन्म की क्रिया होना जिससे उनके लक्षण बरकरार रहे, उनके लक्षण बने रहे। तो ऐसे स्थिति में ये जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि उनके आनुवांशिक लक्षण बने रहे, वो जाति बनी रहे, इसके लिए वो जन्म की क्रिया करेंगे। और जन्म क्रिया अगर उनमें हो रही है इसका मतलब वो क्या है, आनुवंशिकीय जैव विविधता को बताएंगे कि एक ही जाति के जो सदस्य हैं दूसरी जाति के दूसरे सदस्यों से ये जन्म की क्रिया नहीं कर सकते, उनमें आनुवंशिक गुणों के गमन नहीं हो सकता। तो एक जाति के सदस्यों में ये क्रिया होगी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जाति को बनाए रख सके। पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे हम बात करें हिरण है, मेंढक है, इनमें क्या मिलेगी, बहुत सारी जातियां मिलेंगी। आनुवंशिक लक्षणों से ये इनमें कुछ परिवर्तन आएगा, जैसे मेंडल ने कहा था कुछ लक्षणों में परिवर्तन आने से एक भिन्न जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भिन्न जाति कहाँ है, जीन तो उसमें मौजूद था लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा था, ये किसी कारण से वो प्रकट हो गया, या आनुवंशिकता में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे उत्परिवर्तनवाद की बात करें, उत्परिवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप हम ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक आनुवंशिक जैव विविधता को बताती है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो ये आनुवंशिकता का लक्षण है वो एक इकाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, गुणसूत्रों पर मौजूद होता है। वो ये एक ऐसा कारक होता है जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जैव विविधता के सदस्यों को हम मोस्टली देखते हैं। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु भी बहुत सारे मिलेंगे, वायरस की बात करें तो वायरस में बहुत सारी संख्या में बहुत वेराइटी में मिलेंगे। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी जैव विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से क्या अभिप्राय हुआ, जैसे हम घास के मैदान की बात करें, घासीय स्थल की बात करें तो उसमें उत्पादक घास होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कोई कीट होगा, द्वितीयक उपभोक्ता कीट को खाने वाला कोई पक्ष होगा। कहने का मतलब कि इसमें लिमिटेड एरिया आ गया, लिमिटेड प्रजातियां भी जो एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। ठीक है, दूसरी तरफ हम जलीय वातावरण की बात करें, एक तालाब की बात करें तो तालाब में क्या होगा, जो उत्पादक होंगे वो कुछ प्लावक प्रकृति के हो सकते हैं, कुछ प्लावक तो नहीं कहेंगे, जो शैवाल है या फिर कोई जलीय पादप है वो उसमें पाए जाएंगे जो उत्पादक होंगे। फिर उनको खाने वाला कोई छोटा प्लावक होगा, फिर छोटी मछली आएंगी, फिर बड़ी मछली आएंगी। कहने का मतलब घास और जलीय दोनों में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में भिन्नता है। ये क्या है, विविधता है। मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर कुछ अलग वेराइटी मिलेंगी पादपों की या उपभोक्ताओं की। यदि हम पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहां पर अलग वेराइटी मिलेगी, बर्फीले स्थल की बात करें तो वहां पर अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि 3 प्रकार से हम जैव विविधता के स्तर को देख सकते हैं। उस आधार पर हम बता सकते हैं कि जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है और उन विभिन्नताओं को बताने के लिए हम ये 3 लेवल को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर वाली स्थिति, यानी पूरे विश्व की जैव विविधता। वैश्विक जैव विविधता, इससे क्या अभिप्राय है, पूरे विश्व की जैव विविधता को हमने यहाँ पे 2 ये चार्ट बनाए हुए हैं जिनके आधार पर हमने बताया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वनस्पति है या जो जंतु है जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में इनमें जैव विविधता पाई जाएंगे उन क्षेत्रों को हम देखें तो मोस्टली आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये जैव विविधता अधिक
देखी जा सकती है। जितना बड़ा एरिया होगा वनीय क्षेत्र के, उतने ही उसमें प्रजातियां भिन्न भिन्न मिलेंगी, तो जैव विविधता उतनी ही सघन रूप से हम वहां पर देख सकते हैं। इसके लिए जैसे दक्षिण पूर्व एशिया है या दक्षिणी अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, वहां पर यदि हम वनस्पति की बात करें तो काफी अधिक वैरायटी वहां पर देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैव विविधता से धनी एरिया को देखें तो वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र होगा, उसके साथ साथ में मध्य और दक्षिणी अमेरिका होगा, जिनके अंदर जैव विविधता काफी अधिक देखने को मिलती है। एक पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत के द्वारा 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंदर जंतु जगत और पादप जगत का कुछ इस प्रकार से जातियों को देखने का कार्य हुआ। यानी इतने प्रकार की जातियां, इतने प्रकार की जो वेराइटियां हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में आप देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटोजोवन वर्ग वाले, उनकी जो जातियां हैं वो देखिए 31,259 पूरे विश्व में, ठीक है। अगर हम सरीसृप की बात करें तो 5,817, उभयचर की बात करें तो 5,150 है, मछली की बात करें तो 21,700, ये बाद में हम देखेंगे, 21,723 है। प्रोटोकॉर्डेटा जो कॉर्डेटस है और एक्सोड के बीच के अंदर पाए जाने वाला संघ है प्रोटोकॉर्डेटा कहलाता है, 2,106। कशेरुकी और एकशेरुकी, कशेरुकी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी जिसमें मौजूद होगी, एकशेरुकी का मतलब होता है जिसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो अन्य एकशेरुकी का मतलब कि एकशेरुकी प्राणियों में भी कई प्रकार की वैरायटी है, कई प्रकार के संघ होते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, पोरिफेरा है, प्रोटिस्टा है, पोरिफेरा है, तुम्हारा स्लेंट्रेटा है, मोलस्क है, इस प्रकार के काफी सारे, नो प्लेटी एल्मेंथिस, एस्केल्मेंथिस, नेमेटोड, इस प्रकार के बहुत सारे ये भी इसी में आते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, एमिकोर्डेटा सॉरी, तो वो सारे इसी में आते हैं। तो ये एकशेरुकी यानी इनको छोड़ दीजिए, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, उनके अलावा जो वैरायटी पाई जाती है, संघ पाए जाते हैं, उसके सदस्य 37,121 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा की 9,67,949। ये जो संघ है आर्थ्रोपोडा संघ होता है जिसके अंदर कीट वर्ग आते हैं, सबसे अधिक प्रजातियां इसी की पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां इसकी है। मोलस्क कौन से होते हैं, जैसे हमने मोती संवर्धन वाले में देखा था, जिसके अंदर कोई हार्ड कवच पाया जाएगा, उनके अंदर प्राणी सुरक्षित रहते हैं, जो संघ होगा उसको हम मोलस्क कहते हैं। उसकी प्रजाति है 66,535 है। स्तनधारी की बात करें तो 4,629 है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। स्तनधारी जो है कॉर्डेटा संघ का है, स्तनधारी है, पक्षी है, ये सरीसृप है, उभयचर है, मछली है, ये पांचों क्या है, कशेरुकी प्राणी है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। तो स्तनधारी में 4,629 है, पक्षी वर्ग में 9,026 है। ये प्रजातियां पाई जाती है, जो कि हमारे जैसे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, हमारे जैसे प्राणियों के द्वारा ही ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन बहुत ही माइंडेड लोगों ने इस प्रकार की ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, हमारे जैसे वो शामिल नहीं करते, काफी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उस वन मंत्रालय में नंबर आता है, ठीक है। वो आगे की बात बाद में करेंगे। पादप जगत की बात करें, पादप जगत में यदि हम वायरस से शुरू करते हैं तो वायरस में देखिए 4,000 प्रजातियां, शैवाल में 40,000 है, फंगस की 72,000 है, लाइकेन की 17,000 है, ब्रायोफाइटा की 16,000 है, टेरिडोफाइट्स की 13,000 है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है थैलो समान संरचना होती है, थैलोफाइटा के बाद में आने वाला ये संघ है, इसकी वैरायटी है, वनस्पति की वैरायटी है। आगे जब मौका पड़ेगा या आप लोगों को बताने की आगे कोशिश करेंगे कि इनके जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें कैसे जंतु वनस्पतियों को शामिल करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टेरिडोफाइट है, अनावृत विधि 750 है, बहुत कम प्रजातियां हैं। आवृत विधि 2,50,000 है, बहुत अधिक संख्या में। जीवाणु की
अधिकार प्रजातियां, वायरस और जीवाणु की 4 अधिकार है। कहने का मतलब कि ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो कि पूरे विश्व में पाई जाती है। अब यदि हम भारत की बात करें तो 2009 के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंदर ये देखा गया कि भारत के अंदर 2/3 प्रजातियां देखी जा सकती है, जिसके अंदर स्तनधारी है उसमें 396 की संख्या मौजूद है। पक्षी वर्ग में देखें तो 1232 की संख्या मौजूद है। ये किसकी है? भारत के अंदर है 2009 की रिपोर्ट के अनुसार। सरीसृप की बात करें तो 460 है। मछली वर्ग की बात करें तो 2546 है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा है, उसके अंदर कीट वर्ग है, उसके देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 59,300 ये अपने भारत में पाई जाती है। तो ये गोल जो मैंने किया है ये अपने भारत में मौजूद जातियां हैं। ठीक है, पादप की बात करें तो पादप के अंदर देखिए शैवाल की 2300 जातियां हैं जो अपने भारत के अंदर मौजूद है। फंगस की बात करें तो 12,500 है। टोटल तो 72,000 है पूरे विश्व में, लेकिन भारत में 12,500। लाइकेन की बात करें तो 1600 है। यदि ब्रायोफाइटा की बात करें तो 2500 है। ये अपने भारत में पाई जाने वाली जाति है। आवर्त रेंज की बात करें तो 16,000 जाति है। तो ये जो गोले में है ये क्या है? भारत में उपस्थित जातियां हैं जो कि 2009 की रिपोर्ट में क्लियर किया गया है। ठीक है, ये भारत में मौजूद जातियों को बताता है। ठीक है, गोले के अंदर जो संख्या दी गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि इजीली आप लोग इसको कर सको। अब हम लेने वाले हैं कि भारत के अंदर जैव विविधता, अभी मैंने बताया है आप लोगों को, जैसे ये विश्व की थी वैसे ही भारत के इसके अंदर बताई थी। भारत में जैव विविधता इसके अंदर अभी हमने देखा। इसको अगर हम देखें तो भारत का विश्व में जो इस जैव विविधता का योगदान है वो 17 जैव विविधता वाले देशों में एक स्थान भारत का भी है। भारत को यदि हम देखें तो कृषि के अंदर जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि चावल की बात करें तो बहुत अधिक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। मक्के की बात करें तो उसमें भी काफी वैरायटी होती है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी काफी वैरायटी होती है। तो ये क्या हो रहा है कि भारत के अंदर कृषि के जैव विविधता में योगदान को हमें इनके द्वारा देख सकते हैं। लगभग चावल की लगभग 50,000 और आम की लगभग 1,000, यानी चावल है उसकी 50,000, देखिए कितनी बड़ी संख्या है। और आम की बात करें तो आम की 1,000 जातियां अपने भारत के अंदर मौजूद है, भारत में पाई जाती है। इसका मतलब कृषि से संबंधित जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। बाकी इसमें बताया है। अब हम लेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है जैव विविधता के तत्व स्तर। ठीक है, जैव विविधता के तत्व स्तर का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जिसके अंदर जैव विविधता बहुत अधिक मिलती है उसको हम कहते हैं जैव विविधता तत्व स्तर। जैव विविधता तत्व स्तर। ऐसा एरिया जहां पर स्थानबद्ध प्रजातियां उपस्थित हो। कहने का मतलब कि एक निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर, जैसे सपोज कीजिए हम रेगिस्तान के मरुस्थल की बात करें तो कुमारपाठा है या कैक्टस है, इस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेगी, झाड़ी देखने को मिलेगी। वो यदि हम हिमाचल में जाएंगे तो वहां पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, यानी बर्फीली जगह पर हम उसको नहीं देख सकते। कहने का मतलब कि वो
उस एरिया के प्रति अनुकूलित है, जिस एरिया के अंदर उसको अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं या उसका आवास है या उसका जीवन जो चलना है उससे संबंधित जो क्रियाएं उनके प्रति यदि अनुकूलित वातावरण उसको मिल रहा है, इसका मतलब वो वहाँ के स्थान विशेष से जातियां बन गई। तो जिस एरिया के अंदर स्थानबद्ध प्रजातियों की बहुत अधिक संख्या उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगा, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाएगा। वो जातियां किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्थिति में जो ये जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उनको, जैसे कुल क्षेत्रफल के अंदर हम देखें पूरे विश्व की बात करें तो 1999 के अनुसार विश्व में 25 ऐसे क्षेत्र हैं, पूरे विश्व में 25 क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किए गए हैं। कब? 1999 के वो एक भारत और वन मंत्रालय विभाग के द्वारा ये घोषित किए गए हैं पूरे विश्व में। इसके अलावा वर्तमान में यदि हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर ये जो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है जिनको जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर ये संख्या कितनी हो गई है? 34 क्षेत्र बन चुके हैं। आज के आंकड़ों से ये स्थिति हमारे सामने आती है। उसके अलावा जो ये रिपोर्ट है, यानी ये जो बात बताई थी उस बात को बताने वाले ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकीय विज्ञानी, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जैव विविधता तप्त स्थल भी पाए जाते हैं। उन्होंने ये बात बताई थी 1988 कि जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। फिर भारत मंत्रालय के द्वारा, वन विभाग और मंत्रालय के द्वारा उन्होंने क्या किया कि ये जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा कि पूरे विश्व में 1999 में 25 क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में ये 34 हो चुके हैं। 34 क्षेत्र पाए जाते हैं वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि घोषित करने के लिए शर्तें कौन सी होती है कि कोई भी क्षेत्र है उसको तप्त स्थल घोषित किया, इसका अभिप्राय क्या हुआ? सबसे पहले कंडीशन क्या बताई थी कि उस जगह पर ही वो जाति स्थानबद्ध होनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजाति जितनी अधिक संख्या में पाई जाएगी वो उसकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर काउंटिंग हो जाएगी, उसकी वो संख्या काउंटिंग हो जाती है। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है कि उस मूल आवास जो है उस मूल आवास पर यदि कोई संकट मंडरा रहा है तो इसका मतलब कि वो जो क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी वाला उस क्षेत्र के अंदर वहां से वो प्रजाति नष्ट होने वाली है। तो वहां पर वो प्रजाति नष्ट होने वाली है, यानी पूरे विश्व से वो प्रजाति हटने वाली है। कहने का मतलब वो स्थानबद्ध थी, उसी जगह विशेष पर थी, अब उसका जो अस्तित्व है वो संकट में है। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने की आवश्यकता है। उसको बचाने की आवश्यकता है तो उस जगह को संरक्षित किया जाए। कहने का मतलब कि हम घोषित कर रहे हैं वो तप्त स्थल है, जैव विविधता से तप्त स्थल है। यदि 70% तक वो जाति वहां से हट चुकी है, 30% भी मौजूद है, इसका मतलब उसका संरक्षण भी करना जरूरी है। तो उस प्रजाति के अकॉर्डिंग उसको हम ये भी कहेंगे कि इससे तप्त स्थल का एक हिस्सा बन चुका है। तो दो प्रकार से हम इसका इसके लिए कि तप्त स्थल घोषित करना है तो उसके लिए दो शर्तें होंगी, जिसमें प्रथम जो थी वो स्थानबद्धता से जुड़ी हुई थी, दूसरा है वो प्रजाति की संख्या पर है कि जितनी अधिक संख्या होगी, लगभग 1500 प्रजातियों को मानते हैं कि 1500 की संख्या में यदि कोई प्रजाति वहां पर मौजूद है इसका मतलब वो क्या है? तप्त स्थल है। यदि पूरे भूभाग के अंदर देखें तो 2.3% क्षेत्र है, वो क्या है? तप्त स्थल है पूरे क्षेत्र।
पृथ्वी पर 42% प्रजातियां ऐसी हैं जो कि कशेरुकी प्राणियों की हैं, जो तप्त स्थल के अंदर पाई जाती है। 42% और ठीक है। और कशेरुकी प्राणियों की ऐसे कि आपके इसमें दिए हुए हैं स्थानबद्ध है। 55% मछली भी है, 50% है वनस्पति भी है, यानी 50% है वनस्पति स्थान विशेष है। उसके अलावा 55% है सॉरी के 50% है। 55% जो है वो कौन से है, मछली जातियां हैं जो कि जल विशेष के अंदर पाई जाती है, जो ये वातावरण के अंदर मौजूद रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पूरे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलती है इन जातियों के लिए भी। यदि पूरे विश्व की बात करें तो उसमें जो हॉटस्पॉट वाले एरिया है उनके नाम नोट ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लेना। अटलांटिका वन वाला क्षेत्र है, पूर्वी मलेशियाई महाद्वीप है, दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत है, मेडागास्कर के द्वीप समूह है और मध्य अमेरिका है, कोलंबिया है। ये ऐसे क्षेत्र है, अगर भारत की बात करें तो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है, उसमें कहीं पर ये देखने को मिलता है। इंडोवर्मा वाला एरिया है, वहां पर ये बायोडाइवर्सिटी तब स्थल देखने को मिलते हैं, जो जातियों को कई प्रकार की वेराइटियां जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड था, जैव विविधता के तप्त स्थल तक देखिए। कल हम जैव विविधता के तप्त स्थल है उनके बारे में देखेंगे कि भारत के अंदर ये कौन कौन से स्थल है जो कि देखने को मिलते हैं। आज के लिए